हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे ना। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं ना, वो सारे ही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये CDP से आपका आज 8th क्लास रहेगा, यानी कि इससे पहले आई थिंक 9th क्लास रहेगा, सॉरी। यानी कि इससे पहले 8th क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है ना। एंड आई होप कि आपने अब तक देख लिया होगा ना। अगर नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियोस, वहाँ से ज़रूर कंप्लीट करें, ठीक है। और PDFs भी आपको टेलीग्राम से मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप PDFs भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ जानते हैं कि भाई आनुवांशिकता आखिर है क्या ना। हेरिडिटी से आप क्या समझते हो? तो देखिए, माता पिता और जो पूर्वज होते हैं उनके गुणों का संतानों में आना, उसे ही हम हेरिडिटी या फिर आनुवांशिकता कह देते हैं, ठीक है। अब कैसे, अगर हम पूर्वजों की बात करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि पूर्वज जितने जैसे कि पूर्वज हो गए, दादा दादी होते हैं बच्चे के, फिर दादा दादी के बाद परदादा परदादी होते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम पीछे की तरफ चले जाते जाएंगे, वैसे ही गुण जो होते हैं ना, वो थोड़ा कम होते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कुछ रेशियो बच्चों में आता है। अब जैसे कि मैं बताऊं कि मान लीजिए माता पिता हैं, ठीक है, बच्चे के माता पिता हैं, तो उनका हाफ हाफ बच्चे में देखने को मिल सकता है। फिर अब माता जी हैं, तो उनके जो माता पिता यानी कि नाना नानी बच्चे के, तो उनका 1/4 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे पूर्वजों की तरफ, जो ट्रेड्स हैं, गुण हैं, वो बच्चे में आएंगे तो, लेकिन उनका रेशियो कम होता चला जाता है, ठीक है। इधर दादा दादी हैं तो इनका 1/4 हो जाएगा, अब परदादा हो गए तो इनका 1/8 हो जाता है। तो इस तरीके से रेशियो कम होता चला जाता है। लेकिन बच्चों में कहीं ना कहीं उनके दादा दादी, ठीक है, उनके परदादा परदादी पर नाना पर नानी, उनके लक्षण कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसे ही हम आनुवांशिकता, हेरिडिटी कहते हैं ना। अब कैसे गुण हैं जो बच्चे में दिख जाते हैं ना, किस तरीके के गुण हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी जान लेते हैं। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है ना अपने एग्जैक्टली माता पिता जैसा ही दिखे ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने पूर्वजों के जैसे भी दिख जाते हैं। उनका स्किन कलर, ज़रूरी नहीं है कि उनके माता पिता की एकदम एग्जैक्ट दिख जाए आपको। तो वही होता है कि उनकी आँखों का कलर हो, बालों का रंग हो। और कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि पूर्वजों से मिल जाती हैं, बच्चों को एक तरीके से जन्मजात हो रहती हैं, और ये लाइलाज भी होती हैं, ठीक है। तो मतलब अगर कुछ जेनेटिकल बीमारियां होती हैं, अगर वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब माता पिता में रही हो सकता है कि उनके किसी पूर्वज में वो बीमारी रही हो और फिर वो बच्चे में देखने को मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आनुवांशिकता यानी कि कौन से गुण मिलेंगे बच्चों के, हो सकता है उनकी आँखों का रंग ना नीली दिख जाए आपको ना, मोस्टली ब्लैक होती हैं, बट कहीं आपको भूरी आँखें दिख सकती हैं, ब्लू कलर की, ठीक है। या फिर बाल हैं, किसी किसी के भूरे होते हैं, किसी के काले होते हैं एकदम। तो इस तरीके से आपको चेंजेस और ये सब सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये है जो आनुवांशिकता से बच्चे हासिल करते हैं। और इससे पहली बार अगर हम आनुवांशिकता के बारे में बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने ही आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी के बारे में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ना कि आपको रटने नहीं बैठ जाना है कि अब मैंने बता दिया और आप बढ़िया रटने बैठ गए ना। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोज़ में ना। तो यहाँ से आपको सिर्फ चीज़ें अब ये समझ में आना चाहिए कि भाई आनुवांशिकता क्या है और कौन से गुण हैं जो कि बच्चों में आते हैं हेरिडिटी से। और एक स्टेटमेंट है जैसे कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है, ऐसा जेम्स ड्रेवर का कहना है। खैर डेफिनेशंस वगैरह नहीं आती हैं, तो इसको बस आप पढ़ के निकल जाना है आपको आगे, ठीक है। अब इस पिक्चर से आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि यहाँ पे जैसे कि माता थी, इनके बाल कुछ ऑरेंज कलर के थे, तो इनके बच्चे के बाल भी ऑरेंज कलर के नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हाइट है तो हाइट अपने माता पिता के बराबर ही इनकी होगी, ठीक है। ईयर्स हैं जो कि पिताजी से मैच हो रहे हैं, तो माता पिता या फिर दादा दादी नाना नानी, इन्हीं से ओवरऑल बच्चे में जो भी लक्षण आते हैं, फिर उसका बालों का कलर हो, उसके फेस का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, बॉडी कैसा रहेगा, हर एक चीज़ डिपेंड करती है जो भी इनके पूर्वज होते हैं ना, माता पिता के साथ में
बाकी सारी चीज़ें ना यहाँ पे भी मैंने सेम लिख रखा है कि आँखों का रंग क्या होगा, बालों का रंग क्या होगा, बच्चे की हाइट क्या होगी, बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, फेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्किन कलर क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हेरिडिटी से आती हैं ना, आप ये समझ गए होंगे, और पूर्वजों से ही मिलती हैं बच्चों को। ठीक है, अब वो जो जेनेटिकल बीमारियाँ थीं उनको जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, ये जो होता है ना मुख्यतः फीमेल्स को ही होता है। जैसे कि फीमेल्स को पास में हमें पता है कि XX क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना कि इसमें से 2 आपको XX क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, तो एक जो क्रोमोसोम है ना X, वो जन्म से ही अनुपस्थित रहता है, यानी कि वो महिलाओं में होगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि एक ही X प्रेजेंट होता है, दूसरा नहीं होगा, तो इसे ही हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, और ये एक लाइलाज बीमारी होती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, तो वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, जिसकी वजह से जो महिलाएं होती हैं उन्हें डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, अब हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया को जान लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जिसको भी हीमोफीलिया हो रखा होता है उसमें रक्त का थक्का जो होता है वो सामान्य रूप से नहीं बनता है। अब रक्त का थक्का यानी कि जैसे कि कभी ना कभी चोट लगी होगी तो आपने देखा होगा ना, जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आता है वो 1-2 मिनट में उसके क्लॉट्स जम जाते हैं, यानी कि वो बहना फिर रुक जाता है। ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया हुआ होगा उसका रक्त का थक्का नहीं जमेगा, खून बहता ही रहेगा। ठीक है, और ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर ब्लड रुक ही नहीं रहा है, चोट लग गई है ना, एक वक्त के बाद वो रुक जाता है, क्योंकि वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है रिएक्शन होता है और उसके बाद उसका थक्का जम जाएगा। लेकिन जिनमें हीमोफीलिया होती है उनमें ऐसा नहीं होता है, तो ये चीज़ दिक्कत है, और फिर प्रॉब्लम इसमें ब्लड का जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वर्णनांधता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ होता है उसे लाल और नीले रंग को डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होती है। तो ये कुछ जेनेटिकल बीमारियां थीं जो हमने बात कर ली है। अभी समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या होता है ना। तो देखिए, जिस तरीके से हमने जेनेटिकल ट्रेड्स की बात करी कि कौन कौन से गुण हैं जो बच्चों को जेनेटिक से मिल जाते हैं ना, और कुछ बीमारियां भी उन्हें मिल जाती हैं जन्म से। ठीक है, तो क्या जैसे कि ये भी हमने देखा कि भाई उन बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन उनमें हम सुधार कर सकते हैं। अगर हमने कुछ, मान लीजिए हमारे जीन्स में कुछ प्रॉपर चीज़ें हमें नहीं मिली हैं, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं मिली हैं, तो अगर हमें पर्यावरण मिल गया ना अच्छा जन्म के बाद, तो भी हम उनमें कुछ ना कुछ सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए जन्म के बाद पर्यावरण भी अच्छा नहीं मिला बच्चे को, तब तो फिर कंप्लीटली बर्बाद ही समझिए ना। तो भाई पर्यावरण वह शक्ति है ना जो हमें चारों ओर से जिसने घेर रखा है, और एक नवजात शिशु जो होता है, एक इन्फेंट के लिए पर्यावरण उसका परिवार, उसका घर, स्कूल, भाषा, समाज, पोषण, ये सब होते हैं। भाई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब उसको क्या लगता है कि भाई उसके लिए पर्यावरण क्या है। अब जन्म होते ही तो घर से बाहर नहीं निकल जाएगा। अब जन्म हुआ है, घर में है, उसके जो माता पिता हैं, उसके जितने भी नज़दीकी हैं, सब उसके आसपास चारों तरफ रहते हैं, उन्हीं को वो देख रहा होता है। ठीक है, वो जैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं बच्चा वैसी लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा, वो जैसी एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चा उन्हीं एक्टिविटीज़ को एक्वायर कर लेता है ईज़िली। ठीक है, और बच्चा शुरुआत में जिस उसके आसपास जो भी भाषा बोली जा रही होती है ना, बच्चा उसी भाषा को ईज़िली एक्वायर कर लेता है, यानी कि उसके लिए कोई क्लास नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, ईज़िली वही उसकी फर्स्ट लैंग्वेज भी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, तो पर्यावरण भी ये बच्चे को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर एक अच्छा पर्यावरण, जैसा आप उसको इन्वायरमेंट देंगे बच्चा वैसा ही बन जाता है। ठीक है, अब जैसे ये आप देख पा रहे हो ना कि भाई पर्यावरण का मतलब क्या, तो भाई पहला जो बच्चे का पर्यावरण है वो तो उसका फैमिली ही हो गया ना, उसके परिवार के लोग हो गए। ठीक है, एक बच्चे के लिए आखिर क्या क्या चाहिए होता है, परिवार चाहिए प्रॉपर ना, पर्यावरण में उसको एक घर चाहिए, शेल्टर चाहिए होता है। फिर धीरे धीरे वो भाई स्कूल के लिए निकलेगा, उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो जाती है, सोसाइटी हो गया, पोषण हो गया, ये एक तरीके से सामाजिकरण के सोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, बच्चे के लिए कि बच्चे का सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है, तो इन सभी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण में वे सारे बाह्य तत्व आ जाते हैं ना जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने से ही प्रभावित किया है।
ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है ना। हमारे इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो बच्चे को उनके जन्म से ही प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और एक स्टेटमेंट जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और ये वुडवर्थ ने ही दे रखा है, तो इस वजह से इस चीज़ को आप समझ लीजिए। भाई क्वेश्चन ये आता है आपका कि वंशानुक्रम और वातावरण जो है वो आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपस में किस तरह से संबंधित होते हैं, तो ये भाई आप देख सकते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, यानी कि एक दूसरे के गुणात्मक होते हैं ना ही धनात्मक बोल सकते हैं, ना ही ऋणात्मक बोल सकते हैं, और ना ही डिवाइड में आप इनको रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गुणात्मक होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और दिया किसने है, तो वुडवर्थ ने दिया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। भाई जो व्यवहारवादी है ना, बिहेवियरिस्ट है, उनका क्या कहना है भाई, बिहेवियरिस्ट वॉटसन है, और वो कहते हैं कि मुझे आप एक नवजात शिशु दे दीजिए, मैं उसको आप जो चाहते हो ना मैं वो बना दूंगा, सॉरी माफ़ करिएगा। ठीक है, तो भाई जो वॉटसन है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, इनका मानना था कि अगर शुरुआत से आप जैसा चाहते हो ना, जैसे बच्चे क्या होते हैं, गिली मिट्टी की तरीके से होते हैं ना, आप उनको जो आकार दे दोगे वे उसी आकार में ढल जाते हैं। तो अगर बचपन से ही आप उसको दिमाग में वही डालते रहेंगे ना कि वकील बनना है आपको, या फिर आपको चोर बनना है, ठीक है, आप वही हैबिट डाल रहे हो, तो बच्चा वही बनेगा बड़ा होकर के ना। ऐसा स्टेटमेंट है जो बिहेवियरिस्ट वॉटसन है। सो आई थिंक हमारा कंटेंट अभी है थोड़ा सा, भाई पर्यावरण के प्रभाव क्या होते हैं, और नेचर नर्चर, भाई बहुत कुछ है अभी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर नर्चर से बहुत क्वेश्चन बनता है आपका। सो हम ये जान लेते हैं कि बच्चे पर जो पर्यावरण है उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है ना। तो भाई बच्चे को आप जैसा पर्यावरण देंगे, जैसे कि मैंने बताया ही, वैसा ही बच्चा बन जाता है। तो बच्चे की भाषा प्रभावित होगी, बिल्कुल सही बात है ना। भोजपुरी जहाँ बोली जा रही है बच्चा वैसा लैंग्वेज बोलेगा, हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी बोलेगा। ठीक है, इंग्लिश में कई बातें हो रही हैं तो वो शुरुआत से इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, बच्चों की नैतिकता जो मोरालिटी होती है ना, वो भी भाई हमारे पर्यावरण पे ही डिपेंड करती है ना। आप उसको जिस तरीके से, अगर बच्चे ने कुछ गलत काम किया और आपने उसको डांटने की बजाय हंस के डाल दिया, तो बच्चा तो समझेगा अरे मैंने बड़ा अच्छा काम किया, सब लोग हंस रहे हैं। ठीक है, तो वो उस हिसाब से होता चला जाएगा, उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर कुछ गलत काम करता है और आपने उसको डांट लगा दी, तो वो समझ जाएगा कि भाई नहीं, अभी हमें ये काम रिपीट नहीं करना है ना, ये गलत है। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट पे ही तो डिपेंड हुआ, जैसे हमें आसपास से रिएक्शंस मिले, हमने वैसी ही चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा ली। कुपोषण क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, यानी कि वही हमारे पोषण की बात हो रही है ना, वही वो भी हमारे पर्यावरण पे डिपेंड करता है कि हमारे जो माता पिता हैं भाई वो हमारे पोषण का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, हमें प्रॉपर पोषण दे रहे हैं कि नहीं ना। अगर वो भी हमें नहीं मिला अच्छे से और बचपन में ही हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं अगर बच्चे, तो फिर वो भी दिक्कत है उनके लिए ना। उनका फिज़िकल मेंटल हर एक चीज़ जो पार्ट है वो डैमेज होगा। परिवार का वातावरण कैसा है, स्टीरियोटाइप तो नहीं है। स्टीरियोटाइप यानी कि जहाँ पे एक प्रॉपर जेंडर को आप क्या करते हो ना, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देते हो, मतलब है ना, एक जेंडर वाइज लाइक आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना कि लड़की है तो ऐसा करना है, लड़के हैं तो वैसा करना है। ठीक है, अब बच्चा स्कूल गया घर से निकल के एक वक्त के बाद, तो भाई स्कूल का माहौल कैसा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। आसपास जो आस पड़ोस के नेबर्स हैं, उसके लोग रहते हैं, वो उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारा पर्यावरण है, हमारे आसपास ही होता है और डिपेंड करता है कि ये कैसा है ना। एक अच्छा बच्चा बनने में और एक बुरा बच्चा बनने में अगर दोनों किसी का पार्टिसिपेशन है तो वो हमारा पर्यावरण ही होता है। ठीक है, अब नेचर एंड नर्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये समझना है कि जब भी हम नेचर की बात करते हैं ना, तो नेचर का मतलब हमारे हेरिडिटी की बात हो रही है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेंगे। अब कुछ लोग नेचर को एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने लगेंगे, जो कि कम्प्लीटली गलत है। ठीक है, आनुवांशिकता से आप कनेक्ट करेंगे नेचर को, और नर्चर क्या करेगा भाई, हमें पोषित करता है, और वो हमारा पर्यावरण है, और वो क्या हो जाएगा, हमारा पर्यावरण हो जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है,
वो हमारा एनवायरनमेंट हो जाएगा। भाई आनुवांशिकता है तो क्या हम आनुवांशिकता को बदल सकते हैं क्या? अगर किसी बच्चे का जन्म हो चुका है, उसे हेरिडिटी में कुछ लक्षण मिले हैं, कुछ गुण मिले हैं, तो क्या उसे हम बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो स्टैटिक है और वो हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाले हैं। लेकिन अगर हमें एक पर्यावरण बेहतर मिल गया ना, तो शायद हम उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट भी हमें बेकार मिल गया तब तो फिर गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। यानी कि ओवरऑल 2 चीज़ें क्लियर हुई कि नेचर हेरिडिटी से रिलेट करता है, नर्चर हमारा इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं हम उसको, और जो हमारा नेचर है वो स्टैटिक होता है, स्थायी होता है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारा नर्चर है, हमारा पर्यावरण है, पोषण है, इसे ये डायनेमिक होता है, यानी कि चेंजेबल होगा, ईजिली हम इसे बदल भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है। सो आई होप आप समझे होंगे इतनी बातें। और जो भी क्लास में हैं भाई, फीडबैक ज़रूर दिया करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल ना, फॉर श्योर आपको चीज़ें बेहतर मिलेंगी। और साइंस की क्लासेस भी आपकी शुरू होने वाली हैं। जो भी कैंडिडेट 6 to 8 में साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए साइंस की क्लासेस भी जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। अब ये फिगर से भी आप समझ गए होंगे कि भाई नेचर क्या है और नर्चर के बीच में क्या डिफरेंस है ना। ये नेचर है हमारा, जो हमें जीन्स हैं हमारे, एक तरीके से जेनेटिकल चीज़ें हैं जो हमें मिली हुई हैं। और ये सब क्या है हमारा भाई, नर्चर है, हमारा पर्यावरण है, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ। सो वीडियो को शेयर भी एक बारी ज़रूर कर देंगे आप सभी। थैंक यू सो मच।